नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। सांख्यिकी को मैंने आपको कंप्लीट बैच में पढ़ाया था। मैंने उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको कंफर्म किया था। मैंने आपसे कहा था कि हम प्रैक्टिस अलग से कवर कर रहे हैं और उस प्रैक्टिस की क्लास को लेकर के मैं आपके सामने हूं। इसमें आज आप अपनी पूरी तैयारी का एनालिसिस कर सकते हैं, सभी फार्मूलों को रिकॉल कर सकते हैं, सभी उन स्तरीय सवालों को हल कर सकते हैं जो आपकी परीक्षा से कनेक्ट हो सकते हैं और जो आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़ना चाहिए। तो मैं इस पूरे सीट में जो आपको सवाल दे रहा हूं, ये सवाल निर्णायक है और इतना पढ़ लेने से, इतना कवर कर लेने से आपको एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स आपकी परीक्षा के हिसाब से कवर होती दिखेगी। तो सभी लोग मेरे साथ एक एक सवाल में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाइए, लग करके सवालों को हल करिए। मुझे भी कमेंट करते चलिए कि हाँ, ये सवाल मुझे क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, जिससे कि हमको भी यहाँ पर कंफर्मेशन मिलता रहे कि आपने जो पढ़ा है उसका सही यूज कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। ये भी मैं भी समझना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और अपने फीडबैक थॉट भी जरूर दीजिएगा। मैं आपके साथ जुड़ने चल रहा हूँ पहले सवाल से। पहला सवाल क्या है, देखिए मैंने आपसे कहा था थ्योरेटिकल सवाल भी आते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है, मतलब मीजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मैंने पढ़ाते समय बताया था, चाहे मीन निकालिए, चाहे मीडियन निकालिए, चाहे मोड निकालिए, तीनों का उद्देश्य एक है, बस प्रोसेस और तरीके अलग अलग हैं। कोई एक बड़ा सा ऑब्जर्वेशन है, मतलब बल्क अमाउंट में डेटा है, किसी समूह की आयु है, किसी समूह का भार है, किन्हीं समूह में बच्चों के अंक हैं, मुझे उसका अगर सेंट्रल मान निकालना है तो सेंट्रल मान के अंदर आपका समांतर माध्य भी आता है, आपकी माध्यिका भी आती है, आपकी बहुलक भी आती है। इसका मतलब उपर्युक्त में एक से अधिक, डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। अगर आप बीपीएससी बिहार का पेपर देते हैं तो आपको इसी तरह से ऑप्शन जनरेट करके दिया जाता है, इसी टाइप का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल देखिएगा, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य का सूत्र क्या है? द अरिथमेटिक मीन फॉर द अनग्रुप्ड डेटा। अब अरिथमेटिक मीन क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन। अब सिग्मा ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन मतलब सभी ऑब्जर्वेशन का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या, यही तो समांतर माध्य होता है। कभी आपने एन बटे सिग्मा ऑफ एक्स आई देखा है? नहीं। कभी क्या सिग्मा एक्स आई प्लस एन मतलब सभी आंकड़ों के जोड़ के साथ जितने आंकड़े उनकी संख्या को भी जोड़कर? नहीं। तो इसके लिए जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स आई मतलब सभी आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का उत्तर है। संयुक्त समांतर माध्य का सूत्र क्या है? अब संयुक्त समांतर माध्य एक अलग बात है जिसको आपको समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ग्रुप है जिसमें n1 आंकड़े हैं, क्लियर है? n1 आंकड़े मतलब यहां पर आप ये आंकड़ों की संख्या मान लीजिए। n1 आंकड़े का मतलब है जैसे मान लीजिए किसी ग्रुप में 50 लोग हैं, ठीक है। इनका जो माध्य है, सपोज कर इनका माध्य दिया है आपका x1 बार, ठीक, इनका माध्य x1 बार। इसी प्रकार से एक दूसरा ग्रुप है जिसमें n2 आंकड़े हैं और इनका भी माध्य कितना दिया है? x2 बार। अब आपसे कहा जाए, ठीक है, आपसे कहा जाए कि इसका संयुक्त समांतर माध्य मतलब इस पूरे समूह का क्या हो जाएगा? तो संयुक्त समांतर माध्य x बार होगा। इसके लिए मुझे n1 इंटू x1 बार अर्थात योग निकालना होगा, ठीक है। तो लिखूंगा n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार, n2 इंटू x2 बार डिवाइड बाई n1 प्लस n2। अगर यहाँ ये टर्म और बढ़ते हैं, जैसे n के अलावा, जैसे हमारे पास पहले समूह के अलावा दूसरे समूह के अलावा तीसरा समूह भी आए, चौथा समूह भी आए, सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइड बाई n1 प्लस n2 इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा जो सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। करेक्ट आंसर नोट करिएगा। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य। अब वर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य अरिथमेटिक जैसे जैसे जब होता है नहीं क्युमुलेटिव, जैसे आपके पास जब सतत आंकड़े हो, बेसिकली जब आपके ग्रुप्ड डेटा हो, सतत आंकड़े, जैसे आपका x0 से x1 हो, x1 से, अब सूत्र तो देखो ए बी है, ठीक है, ए बी है, सूत्र ए भी है जब बारंबारता दी रहती है, और ये सूत्र आपका स्टेप डेविएशन है। इस समय आप इसका उपयोग कर सकते हैं जहां पर ए एज्यूम्ड मीन हो जाता है, उस समय हमको एज्यूम्ड मीन लेना होता है। सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स यू आई, एफ आई यू आई का मतलब हो गया, एफ तो बारंबारता ही है, यू को हम डेविएशन से प्रेजेंट करेंगे कि हम लोग एक्स माइनस ए करेंगे, डिवाइड बाई हम एच करेंगे, इनटू हम लोग यहाँ पर फाइनली देखिए एच से कर भी रहे, तो हम लोग इसके लिए सी ऑप्शन लगाएंगे। बाकी सब समांतर माध्य के सूत्र हैं, लेकिन अगर वर्गीकृत की बात करेगा तो हम लोग यहाँ पर पहला ऑप्शन सी ऑप्शन लगाएंगे। इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। अगले सवाल पर आइए, यदि प्राप्तांकों की संख्या विषम है तो प्राप्तांकों की माध्यिका, मैंने आपसे कहा था अगर विषम होगी तो पहली चीज तो आंकड़े ग्रुप्ड होते हैं, माध्यिका क्या होगी? n+1 अपान टूथ टर्म, ठीक है, ये आपके विषम आंकड़ों की माध्यिका का सूत्र होता है। यहाँ पर n+1 अर्थात जितने हैं, जैसे अगर 7 आंकड़े हैं तो 7 में 1 जोड़कर 8/2 चौथा आंकड़ा माध्यिका होगा। n+1 अपान 2वां टर्म ये आपकी माध्यिका होगी, पहला ऑप्शन। निम्न में कौन सा कथन सही है? अब ये सूत्र है तीनों के रिलेशन का,
कि माध्य माध्यिका बहुलक का रिलेशन, कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। मैंने याद करवाया था आप लोगों को, सी ऑप्शन है। 3 गुणे माध्यिका मतलब माध्यिका को 3 से गुणा करिए, 2 से समांतर माध्यिका। बहुलक माध्यिका तथा समांतर माध्य में कौन सा संबंध सही हो सकता है? आपको मैंने बताया था कि जब आंकड़े हमारे पास इस प्रकार से हो तो माध्य बड़ा होता है माध्यिका से और माध्यिका बड़ा होता है बहुलक से। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। आप बिल्कुल इसका उत्तर लगा सकते हैं, करेक्ट आंसर। हमारे पास कुछ आंकड़े दिए हैं, जनरल आंकड़े हैं, 3 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, 7 है, 3 है, 4 है, 0 है। समांतर माध्य क्या होगा? हम सबको पता है कि माध्य क्या होता है, योग बटे संख्या। यहाँ एक ही कंफ्यूजन लोग को हो सकती है, वो क्या जानिए कि हम लोग सभी आंकड़ों को जब जोड़ने जाएंगे तो एक आंकड़ा इसमें 0 भी है, कहीं हम 0 को स्किप ना कर दे, इसलिए यहाँ पर क्योंकि 0 एक संख्या के रूप में तो कंसिडर किया ही जाएगा। बाकी अगर हम इसके योग की बात करें तो योग तो कोई फर्क डालेगा नहीं। मैंने देखिए सबको जोड़ा, यहाँ पर 3 5 8, 8 6 14, 14 8 22, 22 9 31, 31 7 38, 3 41, 4 45, 0 45 ही होगा। आंकड़ों की संख्या हम कितना मानेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम 9 मानेंगे। 9 5 45, तो इसका उत्तर आपको 5 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग गलत कर दे और 0 को ना कंसीडर करें तो उस समय गलतियां हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसका सही उत्तर करिए और सही आंसर इसका डिसाइड करिए। आप जैसे मैंने बताया उस हिसाब से दिमाग लगाइए। ये हमारे पास फिर उसी तरह का सवाल है, इसका उत्तर आपको करना चाहिए। इसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करिए। सेम उसी तरह का सवाल है, आंसर चाहिए, प्लीज नंबर डाल करके आंसर जरूर करिएगा, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा, ठीक। यहां पर भी समांतर माध्य पूछा है, हालांकि आंकड़े थोड़े से बड़े हैं बट इतना भी नहीं कि कर नहीं पाएंगे। मैं आपको जोड़ करके संख्या दिख रही है, संख्या कितनी आप बताएं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। योग की बात करते हैं, 4000 1000 5000, तो मैंने यहां पर सिंपली लिखा 5000। मैं जैसे कर रहा हूं वैसे जोड़िएगा, नहीं कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगी। 300 400 700 700 400 1100, एक 1200, ठीक है, 1200 और जोड़ दिया, मतलब ये हो गया 6200। फिर देखिए 70 50 120, 120 80 200, 260 260 50 310, 320 320 320 और जोड़ दीजिए। फिलहाल ये हो गया है 6100, 6000 मतलब 61,000। देखिए यहाँ पर 6000 हो गया, 6520 हो चुका है। 3 2 5 होता है ना, 6520 हो चुका है। मैं यहाँ पर चाहे तो मेंशन कर लेता हूँ 6520 है। आप देख पा रहे हैं ना भाई, 5 1 6000 है, 200 300 500 है, 20 हो गया। अभी इनको देखिए 8 4 12, 12 6 18, ठीक है, 18 2 20, 20 4 24, 24 8 32, 32 6 38 2 40, 40 इसमें और जोड़ दीजिए। 40 जोड़ते ही मान हो जाएगा 6560। 6560 में डिवाइड करता हूं, 8 8 64 होता है, 8 दूना 16, कुल मिला के 820 आया। सी ऑप्शन। जोड़ने में थोड़ी यहाँ पर कंफ्यूजन भले आपको हो सकती है, बाकी कुछ सवाल में दम तो नहीं है, आसानी से कर लीजिएगा। ऐसे सवालों को आप करने की कैपेसिटी में है, करने की क्षमता में है, आराम से कर सकते हैं। इसको करना चाहिए, पूछता है, हर जगह पूछता है, ठीक है। भले सवाल आपको आसान दिख रहा है। 7 कुल संख्याएं हैं, पहली 7, फिर 9, फिर 12, फिर x, फिर 5, फिर 4, फिर 11 का माध्य 9 है। अगर माध्य 9 है, माध्य क्या है बताइए 9, और संख्या यहां पर 7 है, तो योग बताइए क्या होगा? योग हो जाएगा 7 गुणे 9, मतलब टोटल जुड़ करके 63 होगा। x का मान अपने से पूछा गया है कि x क्या होगा, तो सब लोग ध्यान से देखिएगा क्या होगा। 7 + 9 + 12 + x + 5 + 4 + 11, इन सबको जोड़ दीजिए टोटल। 11 4 15, 5 20 और 20 और 12, 20 12 32, 32 9 41, 7 48, 48 + x है, ये जुड़ करके है और सामने आपको जोड़ 63 दिख रहा है। तो x का मान बताइए, घटा दीजिए। 13 से 8 1 हो, 13 से 8 कितना? 8 5 13 और 5 से 4 1 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना हो रहा है? 15। तो 15 x की जगह पर आप लोग नोट कर सकते हैं। 11वां डन। सवाल क्या है? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं की बारंबारताएं प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के रूप में है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आइए समझते हैं। ये हम प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं लेते हैं और उनकी बारंबारता लेते हैं। संख्याएं क्या होंगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, और इनकी बारंबारता भी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। अब अगर आपको जैसे माध्य निकालना है तो माध्य होता है f(x), मतलब 1 गुणे 1 1 हुआ, 2 दूना 4 हुआ, 3 तिया 9 हुआ, 4 चौके 16 हुआ, ठीक है, और 5 पचे 25। देखिए इस जोड़ को तो हम डायरेक्ट रूल से भी निकाल सकते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का ही तो योग हो रहा है।
n इंटू n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6, ये नियम होता है वर्गों का योग। बट संख्या कितनी है, इसके लिए सभी बारंबारताओं को जोड़ना पड़ेगा। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, मैंने लिखा 15। कहां से कर रहा हूं समझ गए होंगे आप। सभी बारंबारताओं को जोड़ा है, इनको जोड़िए कितना आया, 25 16 41, 41 9 50, 5 55 हो गया। और 55 को मैंने 15 से भाग किया, 5 3 15, 5 11 बार 55, 11/3 अगर कहीं दिख रहा है तो यस बिल्कुल दिख रहा है, बी ऑप्शन में इसका राइट सोल्यूशन होगा। तो आपको इस तरह के सवाल के लिए सबसे पहले प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग करना है और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग से डिवाइड करना है। तो अगर इसका नियम आपको लगाना ही है n इंटू n प्लस वन, जैसे अगर मुझे करना है तो सबसे पहले जैसे इसके लिए क्या फार्मूला बना, n इंटू n प्लस वन 2n प्लस वन, करेक्ट है, डिवाइड बाई 6 हो गया भाई, ये तो जोड़ हो गया। और ये क्या है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो योग के लिए नियम होता है क्या पता है, n इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई 2 होता। अब इसको जैसे हल करना है ये तो ऊपर ही चला जाएगा, मतलब मैं आपको बताऊं ऐसे होगा, n इंटू n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई, फार्मूला बनाना चाहे तो बना लीजिए, 2 ऊपर चला गया और n इंटू n प्लस वन नीचे चला आया। ठीक है, देखिए ये दोनों ऐसे चले गए, 2 1 के 2 2 3 6 हुआ। तो नियम क्या बना बताइए, 2 इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई 3। अब सोचिए n कितनी है 5, तो मैं क्या लिखूंगा 5 3 15, मतलब यहां पर अगर 5 2 ना 10, 10 1 कितना हुआ 11, 11 बटे कितना है बताइए 3, डायरेक्टली कर दिया कि नहीं। मतलब अगर इस तरह का सवाल, अब वही है कि अलग अलग पैटर्न के लिए अलग अलग सूत्र याद करिए, भाई नियम तो बन ही जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, यहां पर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग है। दोनों को जब सॉल्व किया तो सूत्र बन गया, सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, 2n प्लस वन डिवाइड बाई 3 लगा सकते हैं। जैसे अगला सवाल देखिए, सेम वही सवाल है, प्रथम 10 संख्याओं की बारंबारता प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों के रूप में है। अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों के रूप में जो बारंबारता होगी वो यहां पर थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा सिस्टम। जैसे क्या हो जाएगा सुनिए, जैसे आपका ये संख्या x है और f है, संख्या कहां से कहां तक, 1 होगा 2 होगा 3 होगा, ऐसे अंतिम संख्या क्या होगी 10 होगी। बारंबारता उनके वर्गों के रूप में है, अर्थात 1 होगा 4 होगा 9 होगा, ऐसे इसका क्या होगा 100 होगा। तो एक प्रकार से हमने प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग किया, ये हमारे पास नीचे है, जो लास्ट में रहेगा नीचे रहेगा, ऊपर इनका प्रोडक्ट होगा, 1 होगा 4 दूना 8 होगा, ठीक है, 3 9 27 होगा, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते हम चले गए थे, फाइनली 1000 होगा। तो ये क्या हो गया पता है, fx है। अब आप देखो सूत्र क्या बनेगा, और नीचे क्या होगा सिग्मा ऑफ f, मतलब अगर हम बारंबारताओं के जोड़ की बात करें तो बारंबारताओं में क्या होगा, 1 होगा प्लस 4 होगा प्लस 9 होगा प्लस 100 कितना होगा 100 होगा। ये पूरा फार्मूला है। तो अब यहां पर जो सूत्र बन रहा है इसके लिए, ये बन रहा है ऊपर की तरफ प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बन रहा है ऊपर, और नीचे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बन रहा है, यही बन रहा है ना। तो घनों के योग का सूत्र होता है n इंटू n प्लस वन अपान 2 का होल वर्ग, ये होता है घनों का योग। और नीचे क्या है अपने पास, वर्गों का योग है, लिखा मैंने अभी n इंटू n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई कितना होता है भैया 6 होता है। आप इसका अगर उपयोग कर सके तो आराम से उत्तर देखिए आ जाएगा। कैसे, इसको हम क्या लिख सकते हैं ऊपर बताइए, n स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा n प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक, डिवाइड बाई भाई कितना हो रहा 4, ये 6 ऊपर जाएगा, n इंटू n प्लस वन और 2n प्लस वन, करेक्ट है ना इतना। चलो अब देखो जो जो खत्म हो जाए, सवाल अच्छे हैं, अपने स्तर के बहुत बढ़िया सवाल माने जा सकते हैं। देखो पहले तो आप n प्लस वन की एक पावर खत्म कर दें, n की एक पावर खत्म कर दें, 2 3 6 होता है, 2 दूना 4 होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे बताइए, यहाँ पर लगाएंगे n प्लस वन, ठीक है, n प्लस वन। और एक चीज अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखिए है नीचे, यहाँ पर कितना है 2 है गुणे 2n प्लस वन है, इसको आप लोग लगा लीजिए। यहाँ पर 3 1 छोड़ा था, 3 इंटू है 3n n प्लस वन, नीचे 2 इंटू 2n प्लस वन, इस तरह से किया है। n का मान क्या ले लीजिए 10 रख लीजिए, 10 से आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 10 यहाँ 30, ठीक है, और 10 1 11 बटा कितना 10 दूना 20 1 21, 2 गुणे 21 है, 2 गुणे 21 है, 3 7 21 है, 3 दहम में 30 है, सही है, और 2 पंचे 10 है, 11 पचे 55 है, 55 बटे 7 है, 7 सते 49 है, तो 7 पॉइंट समथिंग करके आंसर आ जाएगा, यही राइट सोल्यूशन होगा। अगर आप पैटर्न को समझ पाएंगे तभी उत्तर कर पाएंगे, लेकिन सवाल अपने स्तर पे बहुत बढ़िया है,
मतलब इनको आप इजी सवालों में या ऐसे ऑर्डिनरी सवाल नहीं कंसीडर कर सकते, सब इसको इधर उधर में गलत कर सकते हैं। अगर सही से अच्छे से नहीं पढ़े इसको तो आंसर नहीं कर पाएंगे, इसकी क्लियरिटी मैं दे रहा हूं, समझ करके करिएगा तो आंसर आ जाएगा। प्रथम देखिए, एक चर है, चर का मतलब वेरिएबल, ठीक है, यक्स का जो माध्य यम है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे अगर सचिन तेंदुलकर एक ही मैच खेले होते तो जो रन बनाते वही उनका औसत होता। उनके औसत को निकालने की जरूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि उन्होंने खूब सारे मैचेस खेले। हमसे कहा एक चर है मतलब एक ही मान है और उसका माध्य क्या है, यम है, तो इसका मतलब वो यक्स ही यम है। अगर किसी का जैसे मान लो कोई खिलाड़ी गया, उसको कैरियर में केवल एक मैच मिला, 100 रन मार दिया, तो उसका तो भाई एवरेज ही 100 का हो गया ना, प्रति मैच उसने 100 रन बनाया। अब जैसे कभी चहल बल्लेबाजी करने गए, चहल को समझते हैं आप लोग, ऐसे हैं हल्के फुल्के से, हवा चलती होगी, दिक्कत होती होगी थोड़ी सी, लेकिन स्पिन बड़ी तगड़ी फेंकता है लड़का ना। तो चहल ने अगर जैसे जाकर के अंतिम गेंद पर, उनको अंतिम गेंद मिली 49.5वें ओवर में और उन्होंने छक्का मार दिया, तो एक गेंद पर उन्होंने 6 रन बनाया। उनका स्ट्राइक रेट कितना है पता, 600% का है। उनका स्ट्राइक रेट 600 का है। किसी बल्लेबाज का 600 का स्ट्राइक रेट नहीं हो सकता। जो बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, जब 100 गेंद पे 100 रन कोई बनाता है तो 100 का स्ट्राइक रेट माना जाता है, ठीक है। अब उन्होंने एक गेंद पे 6 रन मार दिए तो उनका स्ट्राइक रेट 600 का हो गया। हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप एक ही काम करते हैं और उसका माध्य जो है वही अगर कंसीडर करें तो वैल्यू ही माध्य है, मतलब एक्स का मान ही यम है। वाई बराबर चर वाई है, इसका माध्य इतना है तो वाई का मान ही इतना है। तो सवाल क्या पूछा है, ठीक है, चर y बराबर x माइनस 4, इसका माध्य पूछ रहा है हम लोगों से। तो सिंपल भाई देखो, ये चर y है भी सिंगल वैल्यू है, x की जगह पर m पुट कर दीजिए, m माइनस 4/5 कर दिए, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, m माइनस 4/5 बस, और कुछ मत करिए क्योंकि वही वैल्यू है। x की जगह पुट कर दीजिए m को, जो माध्य वही मान है, x माइनस 4/5 लिख दीजिए, आंसर हो गया m माइनस 4। y तथा 1/y का माध्य यम है, मतलब अब ये चलो समझ में आता है कि y और 1/y दो नंबर है जिनका माध्य क्या है, यम है, मतलब ये दो नंबर का माध्य है। y क्यूब प्लस 1 मतलब y क्यूब और 1/y क्यूब का मान पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है। देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ये पूछ रहा है, ये समझ में आया ना कि आपको y क्यूब प्लस 1/y क्यूब बटे 2 पूछ रहा है, क्योंकि माध्य पूछ रहा है, दो ही संख्या तो इसको जोड़कर संख्या से भाग करना होगा। दिया क्या है अपने पास, दिया अपने को y प्लस 1/y इक्वल टू 2m है। आप बोलो कहां सर, जब माध्य निकालेंगे तो जोड़कर बटे 2 करेंगे, 2 बराबर m करेंगे, मतलब ये y प्लस 1/y इक्वल टू 2m, y प्लस 1/y/2 इक्वल टू m होगा, तो y प्लस 1/y बराबर 2m हो जाएगा। दोनों अब देखो, जैसे वहां से प्रसार कर सकते हैं, दोनों पक्षों का घन कर सकते हैं। घन करिए कितना आएगा, y क्यूब, या हम पहले काम कर लेते हैं। दरअसल इस सवाल में जैसे यहां पर क्या है, y क्यूब प्लस 1/y क्यूब है, मैं करता हूं घन करिए दोनों पक्षों का, एकदम क्लियर हो जाएगा। y क्यूब प्लस 1/y क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू वाई इंटू 1/y, तो केवल 3 होगा, और y प्लस 1/y होगा, मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, यही किया हम लोगों ने, और 2 दूना 4 दूना 8m क्यूब हो गया। सही है, यस। इसका मान कितना है, यम है, इसका सॉरी यम नहीं 2m है, देख लीजिए y प्लस 1 है, तो यहां पर कितना हुआ, y क्यूब प्लस 1/y क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू इसकी जगह क्या कर दें 2m, तो 2m कर दिया, बराबर कितना है भाई 8m क्यूब है। तो y क्यूब प्लस 1/y क्यूब, ठीक है, 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 8m क्यूब माइनस 6m, करेक्ट है, ए हो गया। y क्यूब प्लस 1/y क्यूब इज इक्वल टू 8m क्यूब माइनस कितना हो गया 6m, यहां पर रख दीजिए ला करके, कितना रख देंगे 8m क्यूब माइनस 6m डिवाइड बाई, अब कितना हो जाएगा 2, इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, यहां पर 2m कॉमन कर सकते हैं, 4m स्क्वायर होगा माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो गया, 2 से कटेगा, आंसर आएगा m इंटू 4m स्क्वायर माइनस 3। देखिए कहां पर है, सी ऑप्शन में, इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन, करेक्ट है, बढ़िया सवाल था, तो इसको ट्राई कर सकते हैं, 15 सवाल आपका डन होता है। 16वें पर निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य दिया है 525, इस आंकड़े का माध्य यदि बारंबारताओं का योग 100 है, जो बारंबारताएं हैं वो जुड़ करके 100 है, तो x और y का मान हमको बताना है, निम्नलिखित में क्या होगा। मैं आपको बताऊं कि अगर ये सवाल कोई करे और इसको प्रॉपर करे तो ले ले 5, 7, 10 मिनट, उसके पास अगर वक्त है तो करे भाई, नहीं तो बस का नहीं है। कुछ अगर दिमाग चल पाएगा तभी पॉसिबिलिटी हो पाएगी, नहीं तो संभव नहीं है। जैसे ये बारंबारताएं दिया है, इसमें एक जगह पर x है और एक जगह पर क्या है, y है, ठीक, दिमाग लगाई तभी होगा। माध्य का माध्य दिया है 5, हम कहां कर पाएंगे यार, इतना कौन सोच पाएगा। चलिए सबका मिड वैल्यू निकालो, बारंबारता से गुणा करो, माध्य निकालो,
माध्य में भी अननोन दे रखा है बारंबारता में, ये और कहानी है। तो मतलब कितना हम सोच पाएंगे। मैंने कुछ सोचा, थोड़ा दिमाग लगाता हूं, देखता हूं क्या कुछ पॉसिबिलिटी बनती है। मैंने सबको जोड़ा, देखिए 2 5 7, 12 7 19, 19 7 26, 26 20 46, 46 9 55, 55 7 62, 62 4 66, 66 है। 66 प्लस एक्स प्लस वाई होगा, ए होगा। इसने कहा था बारंबारताओं का जोड़ 100 होगा, तो बराबर कितना कर दें 100। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा बताइए, 66 घटा दीजिए तो 34 होगा। अब अगर जिसने कहा कि एक्स और वाई का मान जुड़कर 34 होना चाहिए, तो क्या है जुड़कर 34 है? नहीं। क्या है जुड़कर 34 है? नहीं। क्या है जुड़कर 34 है? नहीं। अर्थात इनमें से कोई नहीं हो पाएगा। यही एक हमारे पास गुंजाइश है, बाकी हम है नहीं भाई। आप समझ लो तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बताया उस हिसाब से आप लोगों को करना होगा। आपने जोड़ा, फिर से जोड़ लीजिए अगर कहीं गलती ना हो मेरे से। 5 2 7, 12 7 19, 19 17, 19 17 शायद 36 होता है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, और फिर और भी मिस हो जाएगा। 5 2 7, 12 7 19, 19 17 36, 19 17, 19 10 29, 6 7 36, 36 20 56, 56 9, 56 9 65, 65 60 72 4 76 है भाई। ये जो हमने इतना लिखा 76 है, और कम हो गया, लीजिए घटाइए तो 24 आ जाएगा। लीजिए 24, तो और कहीं गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं अपनी तरफ से इसका उत्तर ई देता हूं, आप भी अगर समझ लो तो बता दो। एक बार फिर जोड़ के देख लीजिएगा। फिलहाल मैं जैसे किया हूं मेरे ख्याल से सही है। इन दोनों आंकड़ों का जोड़ 24 होना चाहिए, जबकि यहां पर देख रहा हूं जुड़ करके ज्यादा है, कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ दीजिए। आप लोग को जैसे बताएं उस हिसाब से उत्तर हो जाएगा। 16वां, किसी अस्पताल में, देखिए ये भी उसी तरह का सवाल है। सवाल देखिए क्या है। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। ठीक है, 30 महिलाओं की जांच की गई। उनका हार्ट स्पंदन, जो हृदय गति है, उसकी जांच की गई। और उसमें देखा गया कि जो हृदय गति थी प्रति मिनट नोट किया गया और आंकड़ों को दर्शाया गया। एक उपयुक्त विधि कह रहा है, चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या अर्थात मीन हमको फाइंड करना है। ये प्रति मिनट स्पंदन है कि 65 से 68 के बीच महिलाएं 2 हैं, 68 से 71 का जो स्पंदन हार्ट रेट है, हार्ट मतलब बीप है, वो 4 महिलाएं हैं। इसी प्रकार से सबके आंकड़े दिए। अब हमसे कहा कि माध्य निकालिए। मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसका भी उत्तर करने जाएं तो हमें सबसे पहले मिड वैल्यू चाहिए, यम। मिड वैल्यू मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, सबका निकालना होगा। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा। करना चाहे तो कर सकते हैं, बट यहां सोचो, यहां पर जो वैल्यू आएगी डेसिमल में आएगी। 68 और 65 प्लस मतलब प्लस करके 2 से भाग करना, 8 5 13, 5 6 11 12, 123/2 करना। मतलब इट्स नॉट अ गुड, मतलब बहुत इजी टास्क नहीं है। 67.5 होगा भाई, 66 कितना हो जा रहा है, दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 3 का। 3 का आधा करिए 1.5, 1.5 जोड़िए तो 66.5 होगा। ऐसे ही होता चला जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना, कितना आसान काम है बताइए? आसान है? नहीं है। तो जो हमारी परीक्षा से कनेक्ट कैसे कर पाएगा, या कर गया तो हम क्या करें? हमें जान गए हैं माध्य जो होता है, माध्य हमेशा सबसे छोटी वैल्यू से और सबसे बड़ी वैल्यू के बीच ही में रहता है। 65 से बिलो नहीं हो सकता और 86 से कम नहीं, ज्यादा नहीं हो सकता। मैंने चेक किया तो 57 तो है नहीं, हो नहीं सकता, 59 हो नहीं सकता। ले देकर अपने पास एक ही गुंजाइश है, 74.4, और कोई गुंजाइश नहीं है। यही मेरे पास एक तरीका है। और अगर तरीके की बात आप करोगे तो हम कहेंगे भैया ना करना ज्यादा सही है ऐसे सवालों को। ठीक है, बाकी यही एक तरीके, इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी आपके पास जो मैंने बताया वो प्रोसीजर आप देख सकते हैं। सांख्यिकी को पैसे पढ़ाया जाता है कॉमर्स में, आपको पता है, कैलकुलेटर लेकर पढ़ाया जाता है। मैंने क्लास में बताया था आपको। मैं अपनी तरफ से 65 से बिलो नहीं हो सकते थे, 86 के ऊपर नहीं हो सकते थे। ये दोनों ऑप्शन किसी हालत में नहीं हो सकते, केवल एक ही ऑप्शन अपनी गुंजाइश में। उत्तर हुआ माध्यिका पूछा है, करेक्ट। आंकड़े देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़े हैं। तो 7 + 1/2 अर्थात 8/2 चौथी वैल्यू होगी, फोर्थ वैल्यू। ठीक है, फोर्थ वैल्यू होगी। अब फोर्थ वैल्यू निकालेंगे कैसे, सुनिए। छोटे से शुरू करिए, पहले लिखना चौथी वैल्यू। सबसे मिनिमम कौन दिख रहा है? सबसे मिनिमम यहां पर आपको 6 दिखा। फिर कौन दिखा? 7। फिर कौन दिखा? 9। 6 7 9। फिर किसका नंबर? 11। यही तो होगी चौथी वैल्यू, यही माध्यिका है। बी ऑप्शन। एक परिवार के 8 सदस्यों की आयु दे रखा है। इन परिवार की माध्यिका 8 बोला है ना, परिवार में सदस्य 8 है। 8 क्या है? सम है। 8/2 कितना होता है? फोर्थ। और एक और जोड़िए फिफ्थ। फोर्थ प्लस फिफ्थ डिवाइड बाई कितना कर दें? 2। चलिए शुरू करते हैं। चौथी वैल्यू, सबसे छोटा कौन है? अब देखो ये सबसे अच्छी बात है, ग्रुप्ड है, आंकड़े ग्रुप्ड है, बहुत अच्छी बात है। तो चौथी वैल्यू साफ साफ दिख रही है, 11।
और 31, 11 प्लस 31 बटे 2 करिए, 1 1 2 3 1 4 4, 42 बटे 2 कितना हो जाएगा 21, 21 राइट सोल्यूशन ओरल है। ठीक है, आगे देखिए, किसी कक्षा में 11 विद्यार्थियों गणित के प्राप्त, अब इसको मैं नहीं करूंगा, इसको आप ट्राई करिएगा, इसका आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, आंसर कमेंट करिएगा, करेंगे ना, कंफर्म करिए यस। प्राप्तांक दिए गए, अच्छा ये कर रहा हूं, करूंगा, 3 है, 8 है, 9 है, 2x और x प्लस 6 10 11 आरोही क्रम में है, आरोही मतलब असेंडिंग आर्डर, इनकी माध्यिका ये 8 है, माध्यिका कितना दे रखा 8 है, तो x का मान पूछ रहा है। तो पहले तो आंकड़े गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो मतलब सिंपल सी बात है, इस 7 1 8 बटे 2 चौथी वैल्यू फोर्थ वैल्यू होगी। अब फोर्थ वैल्यू यहाँ साफ साफ 2x दिख रही है, तो 2x इज इक्वल टू 8 कर दिया, x बराबर 4 हो गया। अगर x बराबर 4 है तो ये माध्यिका इसकी बन सकती है, लेकिन क्या गुंजाइश है इसकी, बोलिए। अगर मैं x बराबर 4 पुट कर दूं तो 4 से कितना हो जाएगा 10, और ये 2 चौके 8, एक 8 तो इसके मतलब ये तो तब गड़बड़ हो जाएगा मामला भाई, समझ रहे हैं। तो हमको यहाँ पर लाना पड़ेगा इसको, तो इसका मतलब 9 आना चाहिए। इस हिसाब से x का मान तो भाई 4 इस हिसाब से बन रहा है, 4 बन रहा है, लेकिन ये मतलब मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूं। जैसे अगर आपको चौथी वैल्यू माध्यिका दिख रही है, भाई आंकड़े तो अपने साथ ही है ना, तो 7 प्लस 1 बटे 2 8 बटे 2 चौथी वैल्यू होगी। चौथी वैल्यू पर मैं गया 2x, और 2x का मान कितना मान लिया 8, तो x बराबर 4 आया अपने में। 4 ऑप्शन में भी कहिए तो लगा दूं, आप लोग कहो तो लगा दूं, बट जब मैं लगाने लगा यार तो मेरे दिमाग पता नहीं खटका, कैसे 2 चौके कितना होता है 8, और 8 अगर ये है तो 9 कैसे हो सकता है यहाँ, इसका मतलब 8 यहाँ होना चाहिए था, 9 यहाँ होना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से तो भाई इसमें x 4 हो सकता है, x 4 हो सकता है, लेकिन माध्यिका मतलब सेट नहीं हो रही है, समझ रहे हैं ना, कंफ्यूजन है इस सवाल में। मैं जा रहा हूं इस पर, आप लोग बताना क्या सोच रहे हैं आप। ठीक है, मैं इस पर जा रहा हूं भाई, हमारे हिसाब से भाई x हमने 4 ले लिया, ये तो सेट हो जाएगा 4 से 10, ठीक है, लेकिन यहां पर x अगर 4 ले लेते हैं तो इसको पहले इस पोजीशन पर होना चाहिए था। हाँ, इस पोजीशन पर होता तो बात समझ में आती, तब हम लेकिन सोच नहीं पाते कि चौथी वैल्यू हमारी माध्यिका है। ये बड़ा कंफ्यूजन है भाई, मैं इस पर जा रहा हूं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बताइएगा क्या आंसर हो सकता है। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका, ये आसान है। देखिए हम लोग ऐसे समय क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक, पहले तो चेक करते हैं हमारी वैल्यूज कैसी हैं, आरोही में है। इसका 4 मानिए, इसका 10, इसका 15, इसका 15 8 23, 23 3 26, 23 3 26, माध्यिका निकालना है 26 बटे 2 करिए, 26 इवन है ध्यान रखिएगा, तो नियम तो ये होता है 26 प्लस 1 बटे 2 27 बटे 2, 27 बटे 2 मतलब 13.5, 13.5 वैल्यू इसी में होगी, 5 आएगा इसका आंसर, 5 करेक्ट है, 5 इसकी वैल्यू करेक्ट होगी, राइट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आया होगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहां भी सेम वही है, तो आप इसको ट्राई करिएगा, आंसर करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे आंसर आप लोग का। थोड़ा सा यहाँ डाउट रहेगा, समझ बूझ कर करिएगा, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। ये आरोही में है, 3 कर दो, 5 कर दो, 7 कर दो, 11 कर दो, 14 कर दो, 15 और 17 करेक्ट, 17 प्लस 1 18 बटे 2 9वीं वैल्यू, आसान है भाई, 18 होगा ना। ये देखिए 24 शिक्षार्थियों की वर्षों में आयु आंकड़ों में निम्नलिखित दी गई है, माध्यिका बतानी है, एकदम सेम है, मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, सेम है, ट्राई प्लीज, ट्राई करें एंड आंसर कमेंट करें, आंसर बताइएगा। ये बहुलक पूछ रहा है, बहुलक मतलब जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो यही बहुलक है, तो किसकी बारंबारता है ए, सबसे ज्यादा है, तो बहुलक कितना 24 ओरल हो जाता है। जो आंकड़ा सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक कहलाता है, तो 24 को लगाऊंगा, 20 मत लगा दीजिए, है ऑप्शन में, बहुत लोग 20 लगा के चले आएंगे। ठीक है, 24 होगा, जो वैल्यू है उसको लेना होता है। अच्छा ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको देखिए, बंटन का बहुलक बताना है, तो बहुलक हमेशा किस में लाई करता है, कल अगर आपने क्लास में पढ़ा होगा, सबसे अधिक बारंबारता किस में है 42 है, तो हमारा बहुलक इसी बीच रहेगा 40 और 50 के बीच में, 40 और 50 के बीच में केवल एक ही ऑप्शन टकरा रहा है, हम क्यों करें, 66 होगा नहीं, 64 होगा नहीं, तो सबसे बड़ा तो 42 था, 42 किसके बीच में 40 50 के बीच में, बी ही ऑप्शन आएगा, टकराएगा, उसी को लगाइए और कुछ चक्कर मत करिए, समझ रहे हैं, इसका उत्तर बी ऑप्शन लगा दीजिए। इसमें भी अच्छा ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए बहुलक का मान यम है, बहुलक कौन है यम है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, मैंने कहा था बहुलक हमेशा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ लाई करता है, सबसे बड़ी बारंबारता 80 है, 80 है तो 15 और 20 के बीच में है, अर्थात यम अगर बहुलक है तो ग्रेटर देन 15 होगा, लेस देन 20 होगा, 15 से बड़ा और 20 से छोटा, 15 से बड़ा और 20 से छोटा, ये अपना सी ऑप्शन है, ये हो गया सही आंसर।
ठीक, यहां पर बहुलक आया। यदि किन्हीं आंकड़ों का समांतर माध्य और माध्यिका समान रूप से 3 है, देखिए समांतर माध्य को x बार कहा, वो भी 3 है, और माध्यिका को m कहा, ये भी 3 है, तो बहुलक z पूछ रहा है। 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, यही नियम होता है ना, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, तो माध्य भी कितना है, 3 ही है, माध्य में 3 ही है, तो 9 में से 6 निकाल दीजिए, उत्तर कितना आएगा, 3 ही आएगा ना, 3 आंसर होगा, वो भी 3 ही हो जाएगा, करेक्ट, 3 हो गया। किन्हीं आंकड़ों का समांतर माध्य 42 तथा माध्यिका 30 है, तो बहुलक, बहुलक बराबर z इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन ना, तो हमको माध्य समांतर माध्य 42 दिया, माध्यिका 30 है, तो 3 गुणे 30 कर दिया, माइनस 2 गुणे 42 कर दिया, 90 हो गया, माइनस 42 दूना 84 है, 6 आया, करेक्ट है। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और माध्य का अंतर 12 है, तो बहुलक और माध्यिका का अंतर, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर सवाल में कहा है माध्यिका यम और माध्य को हम x लिखते हैं, x मानिएगा आप लोग भी, इनका डिफरेंस कितना दिया है 12, अपने से क्या पूछा z माइनस यम पूछ रहा है, आइए ट्राई करते हैं। आइए, नियम क्या है, z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x, ये होता है 3m माइनस 2x, करेक्ट है। आंकड़ों की माध्यिका और माध्य, अब सुनिए समझिए क्या करना है, जैसे हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, हमको चाहिए क्या, z और m चाहिए, मतलब x हटाना है, x हटाना है, तो यहां से आप x निकाल सकते हैं कि नहीं, अगर x इधर भेज दें तो x बराबर m माइनस 12 हो जाएगा, होगा। आप x की जगह पर m माइनस 12 कर दो, z करो, 3 मीडियन लिखो, माइनस 2 इंटू x की जगह पर क्या लिखाया, m माइनस 12 लिख दिया, z बराबर 3 मीडियन माइनस 2m प्लस 12 दूना 24, तो z बराबर m प्लस 24 हो गया, तो इसको इधर कर दीजिए, तो z माइनस m बराबर 24 हो गया, ये हो गया आंसर बी ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से 30 सवालों की सीट थी, ये कंप्लीट हो गई। किसी सवाल में डाउट कंफ्यूजन हो तो लिख देना, कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगा। बाकी आप जो फीडबैक पाए हो जरूर लिखिएगा कमेंट, समझ में आया नहीं आया, जहां जैसे भी डाउट हो लिखिए जरूर, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी मुलाकात अगली क्लास में होगी, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।